क्योंकि उसकी वजह से ध्यान है, सारे न्यूमेरिकल लगभग हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं ना, तो एक बार में एक बार रिपीट करना पड़ेगा बहुत फुर्ती से, और कुछ नहीं करना। तो इसलिए मैंने कहा था ऐसे इन वाले चैप्टर्स को तो जल्दी जल्दी एक बार बता दिया जाए, थ्योरेटिकली पूरा एक बार कर दे, फिर यार सारे न्यूमेरिकल एक टर्न लगेंगे, एक या दो टर्न खट खट खट। मेरा अंदाज मैक्सिमम आपके किए भी हुए हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी किया हुआ है, ऐसा सारे ही हुए। चलो एक नेक्स्ट आ जाते हैं मीटर ब्रिज। और आपको बता दें मीटर ब्रिज पे आप जाएंगे तो मीटर ब्रिज आपका क्या होगा, जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसी का एक है आपका एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल फॉर्म होगा। तो पहले तो एक काम करो, आपने जो डाला था उसमें आप लिख दें एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ, और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ कौन सा होगा, ये होगा ऑफ WSB तो समझ जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। बढ़िया। और नम्रता शर्मा ये आज फिर ऑनलाइन ले रही है। अरे हाँ ना तो बोल, हैवी के गायब हो गई। नम्रता शर्मा, हाँ मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि बीच में गायब फोन रख के। ठीक है, अपने नाम की स्पेलिंग सही कर ले अपनी। है ना। चले एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने कहा पहली बात तो 4 रेजिस्टेंसेस वाला वही मामला आएगा एज ए साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। चारों अगर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होंगे रेजिस्टेंसेस, तो आपका जो डायगनली जो साइड है उसका आपका करंट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड एज नल डिफ्लेक्शन कंडीशन और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपको मैंने इसलिए याद दिलाया ताकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की हल्की सी याद आ जाए। दूसरी चीज़ आती है, ध्यान देखना, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने लिया क्या था, तो मैं आपको रफली इस साइड दिखा देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज अब आपको याद होगा तो ये था कि आपका एक ये है ना, एक ये और एक ये, यही 4 रेजिस्टेंस लेने थे। 4 रेजिस्टेंसेस में आप देखेंगे तो अगर कोई एक सेंट्रल पॉइंट हम माने तो एक रेजिस्टेंस लेफ्ट एक राइट, और बीच से आपका गैल्वेनोमीटर यानी ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था। इस स्ट्रक्चर में जब हम एक्सपेरिमेंट बनाते हैं तो एक वुडन लॉग पे बनाया जाता है, आपके ब्रास प्लेट्स अरेंज करते हैं। तो वुडन लॉग तो नहीं बना रहा, वो आप घर पे आराम से हम कहते हैं किसी बुक से देख के बनाइएगा। मैं यहाँ पर आपको मेन पार्ट ऑफ द फिगर बना देता हूँ। इसमें क्या होगा आप ध्यान देखेंगे, एक तो सेंट्रल स्ट्रिप होगी। सेंट्रल स्ट्रिप में आपके 3 हम कहते हैं कनेक्टिंग स्क्रूज होंगे जिनमें आप अपने रेजिस्टेंसेज या इस टाइप की चीज़ें अटैच कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ से कुछ गैप छोड़ के वो आपकी 2 L शेप्ड स्ट्रिप और लगी होंगी। ठीक है ना, डायग्राम में आप देख लें, बाकी आराम से मैंने कहा आप उसको घर पे बना सकते हैं, और मैंने कहा आप कहाँ बना सकते हैं, कॉपी में किसी भी बुक से देख के मजे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने कहा क्या होगा, ये तो होगा आपके मेन कंटेंट। यहाँ भी आपके मैंने कहा स्क्रूज लगे होंगे। ये जो आपके 2 स्पॉट्स हैं, पहले 2, इनमें आप देखें अगर 2 रेजिस्टेंस होंगे सेंट्रल स्ट्रिप के दोनों तरफ, तो यहाँ पर आप अपने 2 रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इन स्क्रूज के बीच में आप कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। और रेजिस्टेंस बॉक्स आपको याद होगा, इसका जिक्र हमने इलेक्ट्रिसिटी में इस साल कई बार किया है। बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होगा, अगर आप लैब में देखेंगे तमाम सारे नॉब लगे होते हैं। हाँ, कितने लगे होंगे डिपेंड करेगा साइज एंड मेक ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स। एक्चुअली में रेडीमेड रेजिस्टेंसेस के काम में आता है 50 ओम, 100, 200, 500 इस टाइप से। आपको ऐसा लगता है 100 ओम रेजिस्टेंस पुल कर लें, की पुल करो सर्किट में आपका कितना एम्पियर हो जाएगा, 100 ओम। आपको ऐसा लगता है 100 ओम नहीं ज़्यादा चाहिए, इसको आप प्रेस बैक करें 500 ओम ओपन कर लें। तो जो भी आपको करना है, इस टाइप की चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस बॉक्स। दूसरा ध्यान देखना, यहाँ पर हम उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जिसको मैं लिख देता हूँ ये नॉन रेजिस्टेंस। बाकी इनके नाम जो है बाद में हम रख देंगे। ये कहलाएगा आपके लिए R और ये कहलाएगा S। तो 2 तो मैंने रेजिस्टेंसेस आपके सेंट्रल साइड से कर दिए। अब इनके नीचे भी आप देखना 2 रेजिस्टेंस हो और साथ में गैल्वेनोमीटर इन्हें टच करता हो।
तो जो बाकी दो रेजिस्टेंस है इनको मैं रेजिस्टेंस फॉर्म में नहीं लेता, इनको मैं यहाँ से यहाँ तक एक 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन वायर आपका स्ट्रेच कर देता हूँ। ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है आपका 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन वायर। क्या आपको ऐसा ध्यान है वाई मैग्नेन? फिर इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, ये अलग है, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है। हाँ, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है। सबसे पहली बात ध्यान देखना, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, दैट्स व्हाई दीज विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। पहला पर्पस सॉल्व कर देंगे कि इनकी रेजिस्टिविटी हाई है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। ये हमारा पहला और टारगेट पूरा हुआ। और ऊपर से चूंकि हम एक्सपेरिमेंट में है एक्सपेरिमेंट इन विच वी हैव टू मिनिमाइज द एरर्स, तो एक एरर पॉसिबल हो सकती थी कि अगर ये आपने जो भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस माना होता, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को एक 10 मिनट 15 मिनट करेंगे, सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट हीट विल प्रोड्यूस, और हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ने लगेगा। अगर ये मेटल होगी तो आपने लिया है मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन हैविंग दी नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपके पास पीछे एक जगह लिखा भी हुआ है। अब लास्ट बात पे आते हैं, यहाँ से आप अपना करेंगे कनेक्ट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो एक जॉकी के फॉर्म में रखा जाता है। जॉकी मैंने कहा था कुछ हुक टाइप चीज़ रहेगी जो आगे पीछे आप तार पे स्लाइड कर सकते हैं। तो चले मान चले मैं उसको यहाँ पे टच करा देता हूँ फिलहाल के लिए, आप चाहें तो इसकी पोजीशन आप आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग, द पोजीशन कैन बी रेड ऑन अ मीटर स्केल। यहीं पर आप देखेंगे मीटर स्केल लगी होगी, और मीटर स्केल पे आप कितने सेंटीमीटर पे आप यहाँ थे ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम मान के चलेंगे कि आपके इक्विलिब्रियम लेंथ जो है एक साइड से इस समय मैं ले लेता हूँ L, और चूंकि मैं कह रहा हूँ वायर आपका 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दैट्स वाई फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेंथ इट विल बी 100 माइनस L। इतना आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है। अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो देखें कि आपको ये समझ में आता है जनरल। अब हम बात करते हैं इस मीटर, ये जो मीटर व्यवस्था था क्या, तो पहली चीज़ मैंने आपसे कहा था इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पर्पज में काम में आता है, जो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों काम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करें, एक दो पॉइंट्स लिख दें, फिर फिगर मैंने कहा घर पे बनाइएगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट आप लिख दिएगा एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आप इसे बता देंगे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, दूसरी चीज आप बताइएगा यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और रेजिस्टिविटी। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और रेजिस्टिविटी। ठीक, और बता दिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन्स 1 मीटर लॉन्ग मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर। नीचे आप बताएंगे कंटेन्स 1 मीटर लॉन्ग मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर। मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 L-shaped brass strips। और L शेप क्यों कह रहा हूँ, दिख रहा है ये शेप ही L है, उसमें हम क्या कर लें, L शेप का मतलब ये हुआ ना, देख लो ये आपकी ब्रास स्ट्रिप का शेप कैसा है, तो ये L शेप स्ट्रिप है, तो ये आपने लिख दिया है स्ट्रेच बिटवीन 2 L-shaped ब्रास स्ट्रिप्स। तो ये इसीलिए कभी कोई आपसे जनरल वाई पूछ दे व्हाट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, तो आप बता सकते हैं मीटर ब्रिज इसलिए कहलाता है, लेंथ इसकी कितनी है। एक और इसका नाम बता देता हूँ, ये भी आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो नीचे आप इसका एक दूसरा नाम बता देगा। दूसरा नाम होता है इसका स्लाइड वायर ब्रिज। ये इसलिए बताता जाता हूँ, कई बार क्या है कोई क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया और हमारी
ट्यूबलाइट अगर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जली तो अपन यही सोचते रहते हैं ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं, जबकि स्लाइड वायर भी समझ में आ रहा होगा, आप गैल्वेनोमीटर का वायर क्या कर रहे हैं उसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, वो सेम है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट एक चीज आते हैं, तो हो गया स्लाइड वायर ब्रिज। प्रियंका वो मास्क खरीदने में बहुत दिक्कत आती होगी ना, जो एकदम मैचिंग के लाती है ना, इसमें लाल, पिंक, ग्रीन, लेमन येलो, सारा कलेक्शन है तेरे पास? नहीं, अच्छा, मैंने कहा सारे कलर नहीं थे, फिर तो डिजाइनर ही मिलते होंगे तेरे पास में। चले स्लाइड वायर ब्रिज आपने नाम लिख दिया, अब आप एक नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद अगली चीज बताते हैं जिस पे हम मेन थे, उसको देखें ध्यान से। ये जो आपका स्लाइड वायर ब्रिज है आखिरकार ये बता क्या रहा होता है, जो मैंने कहा था आप ध्यान देखें, ये दो आपके आर एंड एस हैं, और नीचे वाले दो के नाम बताता हूँ। ये जो दो आपके पार्ट हैं मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन वायर के, जो अभी मैं पूछ रहा था मैग्नेन है या वायर या कॉन्स्टेंटन वायर काय की तरह काम करेगा, ये आपके रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जहां आपने जॉकी लगा रखा है उस इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, और इसको मान लेता हूँ सुविधा के लिए आपका बी। बाकी जब आप घर पे फिगर बनाएंगे आपको एक पॉइंट मिलेंगे हर बुक में, वो चिंता मत कीजिएगा। दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक ए जे और दूसरा पार्ट दिख रहा होगा बी जे, दोनों आपकी तरह काय की तरह काम कर रहे हैं। दो रेजिस्टेंसेस पी एंड क्यू ये हो गए नीचे वाले, दो ऊपर हो गए, बीच में गैल्वेनोमीटर का डायगोनल आपको नजर आ ही रहा है। अब इसकी भी वही शर्त है, क्या शर्त है कि अगर ये चारों रेजिस्टेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे, यानी P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ जो आपकी गैल्वेनोमीटर की करंट है वो कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए IG इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग मीटर ब्रिज की पूरी थ्योरी मैंने इस फिगर में ही समझा दी, समझ आ रही बिल्कुल साफ साफ। फिर भी आप मनोरंजन की साइड में लिख दें, इसमें आप लिख दिएगा द टू पार्ट्स ऑफ मैग्नेन वायर, इसमें आप बताइएगा द टू पार्ट्स ऑफ मैग्नेन वायर एट आइदर साइड ऑफ जॉकी, और फिर मैं दिखाता भी जाऊंगा। टू पार्ट्स ऑफ मैग्नेन वायर एट आइदर साइड ऑफ जॉकी एक्ट एज at either side of jockey act as the resistances P and Q, act as the resistances P and Q of Wheatstone bridge, act as the resistances P and Q of Wheatstone bridge। क्या इतना दिख रहा है, देख लो ध्यान से, एक P और एक Q, ये आपके दोनों पार्ट काम कर रहे हैं। और चलते चलिएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स इज एट द प्लेस ऑफ R, रेजिस्टेंस बॉक्स इज एट द प्लेस ऑफ R एंड रेजिस्टेंस बॉक्स इज एट द प्लेस ऑफ R एंड, और एंड के बाद आप बताएंगे S is the known resistance and S is the known resistance। जो मैं कह रहा था फिगर ही मेन है, और ये आपको एक बार जब एग्जामिनेशन में प्रिंसिपल पूछ लेगा तो यह बताना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और भैया कैसे बेस्ड है। अब मेन काम क्या होगा, आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को स्लाइड करेंगे टू गेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको मैंने कहा वो कौन सी होगी, नल डिफ्लेक्शन यानी IG 0 पर अगर आप चेंज करके लिख दीजिएगा द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर मीटर ब्रिज वायर लिख दिया, क्या आपने लिखा, द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर मीटर ब्रिज वायर टू गेट null deflection condition, to get null deflection condition of galvanometer, or to get null deflection condition of galvanometer or a state of equilibrium, to get the
नल डिफ्लेक्शन कंडीशन इन गैल्वेनोमीटर और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी मुझे लग रहा है साफ समझ में आ रहा है। और बता दीजिएगा इफ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज एल, इफ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज एल सेंटीमीटर, हम क्या मान के चल रहे हैं कि आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर पर है, एल सेंटीमीटर पे। बस तो देखें ध्यान से, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया 2 लाइनों में। मेन प्रिंसिपल मैंने बता दिया कौन सा काय की तरह काम करेगा, नल डिफ्लेक्शन क्या होगा। अब लास्ट काम क्या है देखें ध्यान से, कि आपको नजर आ रहा है ये जो पी है इसकी लेंथ एल है, तो इसका मतलब आपको ये मालूम है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एल। ये आप कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू कुछ भी के एल वेयर के एज एनी कांस्टेंट, ऐसे ध्यान देखना। एंड आपको मिलेगा दूसरा वाला Q का आगे प्रोपोर्शनेट होगा 100 माइनस एल, यानी यहाँ आप कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू के और 100 माइनस एल। चले 2 इक्वेशन दिखा दें, आप बताएंगे एज P प्रोपोर्शनेट L implies that P is equals to KL, और सेकंड दिखा दिएगा Q प्रोपोर्शनेट 100 माइनस L, यानी K 100 माइनस L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूँ डज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल याद था, व्हेन IG इज इक्वल्स टू 0, जब आपका करंट गैल्वेनोमीटर डायगोनल करंट 0 होगा उस समय क्या होना चाहिए, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू होना चाहिए R बाई S। और जब P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S होगा उस समय आप क्या करेंगे, P की जगह आप रख देंगे KL, Q की जगह आप रख देंगे K, 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू आर बाई एस। और ध्यान से देखें हमारा एस निकल चुका है। बस 2 लाइन दिखा दें फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हेन IG इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस। और एक क्वेश्चन में बता दूं इसका आता रहता है मीटर ब्रिज से रिलेटेड कोई ना कोई, और तुम कहोगे इसकी आखिरी लाइन है लिखो, तो खैर तुम खुद भी लिख सकते हो, केवल इक्वेट करना है एस की वैल्यू। सही है, इधर लिख देता हूँ बेहतर दिखेगी। आपका एस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा R इंटू 100 माइनस एल, और अपॉन में आपको मिल जाएंगे एल। आप देखें ध्यान से, आप पूछेंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट इस बेसिस पे करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल, जो चीज़ यहाँ से फुर्ती से निकल आए। आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख दें 1 सेकंड में, लिख दिया। क्या करना है यहाँ देखना, मीटर ब्रिज के सेटअप में आपने अननोन रेजिस्टेंस कसा, भाई रेजिस्टेंस इसका निकालना है, तो कसो यहाँ से 100 या 200 ओम खींचा, और जैसे ही 100 या 200 ओम खींचा तो ध्यान देखना तुम्हारे पास ये वैल्यू मिल गई। अगला काम क्या किया, जॉकी को आपने उसके ऊपर हैंडल सरीका दिया होता है, उसको आपने सवाल के थोड़ा सा स्लाइड किया धीरे धीरे से। मान के चलो सपोज करो इधर आए करंट कम होने लगी, अब और थोड़ा आया तो देखने लगा बिल्कुल 1 एम्पियर जरा सी रह गई, तो थोड़ा धीरे धीरे करना, आराम से 10 सेकंड का टाइम दोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। बोले यहाँ पर 0 है, ना इधर ना उधर। और जैसे आपको मिला, आप ये रीडिंग पढ़ लें, लेट इट बी 40 सेंटीमीटर। अगर ये 40 है तो ये 60 हो गया, और जैसे 40 60 हुए तो एक 40 रख दो, एक 60 रख दो, खत्म। कितना परिश्रम लगा आपको रेजिस्टेंस निकालने में, कुछ नहीं। अगर प्रैक्टिकल प्रोसेस देखोगे तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। ईजी है, कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई बहुत टिपिकल ऑब्जर्वेशंस नहीं है। दैट्स वाई मीटर ब्रिज इज प्रेफर्ड। तो क्या है, कहानी समझ में आ जाती है। अब अपने यहाँ कभी बार जो मैंने कहा इससे जुड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक ये आता है कि इस मीटर ब्रिज में एरर्स कौन सी होती हैं और आप उनको रिमूव कैसे करेंगे। तो मैं एरर्स ऑफ मीटर ब्रिज की चर्चा कर देता हूँ आपसे। एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा, एरर्स इन मीटर ब्रिज।
एरर्स इन मीटर ब्रिज। ठीक, एरर्स इन मीटर ब्रिज पे जाओगे तो 1 मिनट यहाँ देखो ध्यान से। सबसे पहली एरर आपके लिए कहलाती है एंड एरर। एंड एरर आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहलाती है जो आप मीटर ब्रिज का वायर देख रहे हैं, इस वायर को आप ध्यान देखें, आपको नजर आएगा मीटर ब्रिज का वायर हवा में नहीं होगा। जब भी आप कसेंगे तो यहाँ कहीं ये इस पेटी के अंदर तक जाएगा, तभी तो पेंच कसेगा। और इसका मतलब ये साइड भी थोड़ा सा ब्रास प्लेट को ओवरलैप करेगा। हालांकि आपने इन ब्रास प्लेट के रेजिस्टेंसेस को अपनी कैलकुलेशन में कहीं भी एकोमोडेट नहीं किया है, तो इन दोनों एंड्स पे जो एरर हो रही है दैट इज नोन एज द एंड एरर। तो क्या है समझ में आता है, लिख दें एक एंड एरर। नंबर ए आप चले आएगा एंड एरर। इसमें आप लिखिएगा एरर कॉज्ड ड्यू टू, डैश मार के आप लिख देंगे एरर कॉज्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ, एरर कॉज्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ मैग्नेट वायर, caused due to the overlapping of magnet wire over brass plates, magnet wire over brass plates at the ends। अब सवाल आएगा इसको आप सही कैसे करेंगे। सही हम ऐसे करते हैं, ध्यान देखना, इसको सही करना बताया जाता है ऐसे। अब पूछेंगे तुम ये क्या कर दिया, इसका मतलब ये एक बार एक्सपेरिमेंट करो रेजिस्टेंस बॉक्स और इसके साथ, अगली बार इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, दोबारा रीडिंग लो। और आप लास्ट ईयर पढ़ते थे एक एक्सपेरिमेंट में कई रीडिंग लेते हैं, उन सब का एवरेज या मीन, तो यहाँ पर हम मान लेंगे जो एवरेज आएगा वो करेक्टेड वैल्यू होगी। तो एंड एरर का करेक्शन याद रखिएगा, एंड करेक्शन के नाम से कई बार आता है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा फॉर एंड करेक्शन, पैराग्राफ चेंज कर लिखना बेहतर रहोगे। क्या आप लिख दिया फॉर एंड करेक्शन द पोजीशंस ऑफ, फॉर एंड करेक्शन द पोजीशंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन रेजिस्टेंस, फॉर एंड करेक्शन द पोजीशंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड unknown resistance are interchanged, and unknown resistance are interchanged, clear हो गया। the resistance is calculated again, are interchanged, the resistance is calculated again, and the mean of the two values, and the mean of the two values is treated as, and the mean of two values is treated as the corrected value। क्या है मेरी बात समझ में आ जाती है। ये तो हो गया आपका एंड करेक्शन। अब दूसरी एरर आती है एरर ड्यू टू द क्रॉस सेक्शन। तो एक सेकंड बता दीजिएगा, एरर ड्यू टू क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और एरर ड्यू टू क्रॉस सेक्शन में जाओगे तो भी आप दिखाता हूँ। ये जो आपने मीटर ब्रिज का वायर माना है, जो हम लेते हैं, ध्यान देखना, जनरली हमें मान चलते हैं वायर का आपका क्रॉस सेक्शन होता है बिल्कुल, हमने कहा इस इक्वल सब जगह, जबकि हकीकत में आप देखेंगे ऐसा नहीं होता। आपके घर में भी वायर, कपड़े टांगने, डोरी और इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, उनको कभी आप ध्यान से देखना, आपको नजर आएगा उनके क्रॉस सेक्शन ऐसे हो जाते हैं। कभी भी आप चेक करेंगे एंड्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और जो मिडिल पार्ट है उसमें आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया नियरली यूनिफॉर्म या बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कहानी हमारे इस मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर के साथ भी होगी। अब होगी तो ऐसा कोई नहीं एरिया में 4 गुने का फर्क हो,
लेकिन देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस, और आपको मालूम है रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई देयर विल बी अ स्लाइट वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विच इज नोन एज द एरर। स्लाइट वेरिएशंस को ही आप एरर्स कहते हुए जाते हैं। तो फिर ये जो एरर आ रही है काय की वजह से आ रही है, समझ में आ रहा है? तो ये काम करते हैं, इसमें आप लिख दीजिएगा द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैंगनीज वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैंगनीज वायर is not uniform throughout its length, of मैंगनीज wire is not uniform throughout its length। क्या एरर मिल गई, हाँ या ना? आप करेक्शन कैसे करोगे? तो करेक्शन का तरीका ये, ध्यान से देखो, जो आपके संदिग्ध चीज़ें उन्हें छोड़ दो। तो देखो ध्यान से, गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ पर है या गड़बड़ यहाँ पर है? बाकी तो पूरा वायर यूनिफॉर्म है ना। इसलिए आप क्या करते हैं, जो आप इक्विलिब्रियम निकालते हैं, आप कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ निकले, इन द मिड पार्ट ऑफ द वायर समवेयर। अगर आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा किनारे पे जा रहा है, तो जो आपने आर यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स इसीलिए दिया होता है, आप 100 ओम के बजाय 150, 50, 200 वैल्यू ऐसे चेंज कर लें कि जॉकी आपको यहाँ नहीं ले जाना पड़े। यानी आपके कौन से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो ऐसे ना निकले कि आपने कहा 99.5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड बोले 0.5 सेंटीमीटर। ऐसा अटपटा इक्विलिब्रियम मत लाइएगा। आपके इक्विलिब्रियम कैसे होने चाहिए? 30-70, 40-60, 42-58 ऐसे कुछ होंगे ना, ये होने चाहिए। मिडिल पार्ट में कहीं ना कहीं आपको मिले। इसलिए करेक्शन में आप लिख देंगे, करेक्शन में आप लिख दीजिएगा it is tried to get, correction आप बता दीजिएगा, it is tried to get the point of equilibrium, it is tried to get the point of equilibrium in middle part of wire somewhere tried to get the point of equilibrium in middle part of wire समवेयर। क्या है, समझ में आ जाता है? हाँ ना बताएं। ठीक, बढ़िया। तो ये आपका मीटर ब्रिज, मैंने कहा इस ढंग से ये आपकी कहानी कंप्लीट हो जाती है। आपसे कई बार ये पूछ लेगा कि मीटर ब्रिज में आपके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो किनारों पे होना चाहिए या नहीं, और जस्टिफाई करें तो आप बताइएगा। हम लेते हैं मिडिल पॉइंट पे, क्यों लेते हैं? ताकि आप एरर ड्यू टू द क्रॉस सेक्शन को अवॉइड कर सकें। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए? ठीक। अब जो आपने मीटर ब्रिज और ये चीज़ें पढ़ ली, इनसे रिलेटेड अब आपके पास एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसको भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? एक लगभग कोशिश करेंगे थ्योरेटिकल अपना चैप्टर लगभग फिनिश अप हो जाए। छोटी मोटी फिर बातें आ जाएंगी, छोटे छोटे शॉर्ट नोट, मैंने कहा सुपर कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, ऐसे छोटे छोटे कहा जाए पैराग्राफ टाइप, उनको फिर एक साथ डिस्कस कर देंगे सारे, ठीक है ना? तो पहले तो बता दें, क्या सभी लोग मीटर ब्रिज कम्प्लीटली समझ में आ गया है? हाँ ना बताएं। किसी को कोई दिक्कत? यस सर। क्या दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो गलत टाइम कब बोलता है अनमोल? मैंने कहा दिक्कत बोले यस सर। चलो ठीक, तो एक लास्ट बताते हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है? और पोटेंशियोमीटर तो ठीक है, जो हम बात कर रहे थे जनता के एकत्र होने से पहले, वो हम बात ये कर रहे थे कि कल परसों है ना, आज फ्राइडे होगा, संडे को तुम्हारा टेस्ट रखेंगे। तो संडे को तुम्हारा टेस्ट है, जरा मुझे बताओ कितने बजे रखें? 11, 11:30, 12? सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। अब बताओ। और फुली ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन सुविधा केवल हम बता दें 3 या 4 लोगों के लिए उपलब्ध होगी, बस, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है? और ऑनलाइन सुविधा हम देंगे किसको? वो हम दे देंगे, वो हमें फिलहाल इनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के लिए रखेंगे। वो है कुसुम, काव्यश्री और एक कौन था?
सौरभ सिंह था और एक सूरज सिंह है, यही 4-5 लोग हमने कहा कैंपस में बेचारे बंद हैं। उनके अलावा बाकी सब खुले दिख जाते हैं घूमते हुए हैं। तनुष्का ही कैंपस में कहाँ है? गाँव में अब आ गई होगी, अब अभी तक गाँव में डली है क्या? है तो चलो तनुष्का की अगर विशेष रूप से अनुरोध करेगी तो उसको भी दे देंगे, बशर्ते वो टेस्ट तो दे। उसके लिए एक एप्लीकेशन लगेगी, रिस्पेक्ट सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट। नहीं ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा तुम्हारा कितने? केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह फटाफट बताओ मुझे। शाम को केमिस्ट्री बढ़िया। तो सुबह कौन कौन फंस रहा है? 9 बजे के आसपास, 10 बजे, कितने बजे? मैथ्स का टेस्ट है सुबह 9 बजे। मैथ्स की क्लास कितने होगी? होगी 9 बजे के आसपास ही हो ना, 9, 10, 11 बजे के आसपास होता है। अरे 11 बजे के आसपास पता आओगे, फिर सर क्या कल करेंगे? पता चलेगा तो आपको मैसेज कर देंगे। तो मुझे कहना थोड़ा सा जल्दी कर लेना, तो पता रहता नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। क्या देखो जिन जिन का पता है उनको तो छोड़ सकता हूँ, समझ आ रहा है ना? ये कहते मेरा 9 बजे है, कह दूंगा ठीक है 10:30 कर लो। अब जिसका पता नहीं है उसको मैं कौन सा टाइम छोड़ूं? मुझे कहता सर वो पहले रख देते हैं तो आप इधर एडजस्ट कर लो। भाई हम भी तुम्हारे सामने करते हैं यार एडजस्ट, हम वही अलग से नहीं करते। मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि नहीं मेरा टेस्ट है मैं नहीं जानता। मैं कहता हूँ टाइम बता दो भैया, थोड़ा बहुत एक आध जगह पर कहता हूँ तुम भी थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि हर जगह मैं कैसे करूँगा। चलो 11, 11:30, 12 रख दूँ? 11:30 11 आ नहीं पाएंगे क्योंकि 11 तक इनका। हाँ वही मैंने कहा 11:30 रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो आपका पेपर होगा, हम बता दें कितने बजे होगा? आपका पेपर होगा 11:30 पर, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ जी, मैं उसका पूरा सिलेबस लिख देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। और ये डेट भी लिख देता हूँ, नहीं कोई सोचेगा कल तो नहीं है, एक आध कल चला आया अंगूठा में। ये आपका रहेगा संडे को, और बाकी मैं आप उसको जानकारी भी प्रेषित कर दूंगा। इसमें आपकी जो टॉपिक रहेंगे, टॉपिक बता देता हूँ। आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसमें हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन के बाद अपने पास क्या आएगा? अपने पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बढ़िया, इलेक्ट्रिक डाइपोल तक ही रखेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना छोटा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल खुद नेग्लिजिबल साइज का होता है, पर सब्जेक्ट के तौर पे फैल जाता है। सब्जेक्ट के तौर पे इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 3-4 किलोमीटर में आती है। हाँ, इसमें सबसे पहले आपकी आएगी, मैं लिख देता हूँ बिल्कुल, एक आपकी आएगी एक्सियल पोजीशन। ऑब्वियसली इनमें से आपके डेरिवेशन समाहित होंगे। दूसरा आएगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। तीसरी आपकी हो जाएगी, आपको मालूम है, ऑब्लिक पोजीशन, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आपको मालूम है इसमें होता है टॉर्क, है ना, याद है ना, टॉर्क आपका वो होता है P sin थीटा, सही कह रहे हैं। इसके अलावा इसमें आता है वर्क डन, और इसके बाद आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना पर्याप्त है। फ्लक्स और वो बचेंगे, वो आगे डाल दूंगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी बता दूं, फ्लक्स और गॉस थ्योरम ये अपन अगले टेस्ट में पोटेंशियल के साथ कंबाइंड करेंगे नेक्स्ट संडे। यानी ये संडे आपका किस डेट को होगा? ये अपना 4 है, 5, 6, तो ये संडे है 6 तारीख को। ये आपके टॉपिक्स हैं। आपका जो बता दें पेपर रहेगा तकरीबन 1.5 आवर का होगा। आप चाहें तो इसे जल्दी कर सकते हैं। हाँ, आई नहीं रहा होगा तो जल्दी तो करोगे, ये कैसी बात है। जो आपसे इसमें हम कहते हैं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो कौन से क्वेश्चन होंगे? सबसे पहले तो आपसे बताता हूँ, इसमें आपके पेपर लीक कर रहे हो। नहीं, पेपर कहाँ लीक कर रहा हूँ मैंने? ये कहाँ कहा मैं? क्वेश्चन कौन सा पूछूं? ये बता देंगे कहाँ से। नहीं तो वो तो मैं बताता हूँ हमेशा, तो कि आप उनको पढ़ के आए। देखो उसमें कारण बताता हूँ, बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं अपने टेस्ट में ये टेस्ट कतई नहीं करना चाहता कि आप कितने विद्वान हैं, कि मुझे आपकी शक्ल देख के पता होता है कि ये आदमी गधा है। तो इसलिए वो टेस्ट मैं करता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं बिल्कुल फोकस करता हूँ, ये टॉपिक आप पढ़ के आइएगा। मैंने कहा इनमें से आपके जनरली एक आध एक्सियल पोजीशन वाला और एक टॉर्क और ये वर्क डन, इनका एक डेरिवेशन 100% होगा, ये तो आते ही हैं। और ध्यान देखना, इनमें जो आपके हम कहते हैं वो बनेंगे, क्या नाम कराता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस,
उनकी तैयारी करके आएंगे। आपके इसमें मेनली हमने कहा 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन मेनली होंगे, ठीक है ना। और अब मैंने कहा आप इसको बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी सैंपल पेपर की कंपनी ब्रांड का मैं प्रचार नहीं कर रहा, जनरली आर्यन के उसके ओसवाल के और एक आध और रहते हैं, और उन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं। पिछले 4-5 साल के पेपर्स करके आइएगा। क्या आप करेंगे? 4 to 5 ईयर पेपर्स। इन्हीं के क्वेश्चंस मैं आपसे टेस्ट में पूछूंगा। उसका रीज़न है, आप पूछेंगे यही क्यों? क्योंकि सब यही पूछते हैं, बताएं या नहीं बताएं, एक अलग बात है। टीचर क्या करता है मैं बता देता हूँ। अपनी मैथमेटिक्स वाले अपनी एक शीट देते हैं, मैंने बहुत तुम्हारे लिए एकदम क्वेश्चन क्लासिकल। अच्छा एक काम करो, उन क्वेश्चन को आर डी शर्मा खोल के मिला लो, सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो देखो क्या होता है, टीचर को अपने मन से थोड़ा क्वेश्चन बना लेगा। या कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिशन में नाम बेटा कौन से क्वेश्चन कराएगा कोई भी टीचर, पूरे शहर में देख लो कौन से क्वेश्चन कराता है। और मैं शहरों में बड़े नाम ले लेता हूँ, रेजोनेंस, कैरियर पॉइंट, आकाश, इनमें आप चले जाओ। ये भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन करा रहे हो, आप ये देखना कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं। अपने मन से करा रहे हैं कि पिछले 10-12 साल के करा रहे हैं। समझ आ जाती है मेरी बात। उसका रीज़न है क्या है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न आ रहा होता है उसी बेस पे तो हम तैयारी कर रहे होते हैं भैया। किस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, मैंने आपसे बिल्कुल साफ कहा। आप 4 से 5 साल के पेपर अगर आपके पास हैं तो आप लगा के आ सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन जो टेस्ट पेपर हैं इनको अच्छे से करें। ये पिछले 5-6 साल के जो भी पेपर होंगे फिर मेरे ऊपर हो सकता है कभी 7 ईयर्स पे चला जाऊँ, कभी किसी में 3 ईयर में ही काम चला लूँ, जिस हिसाब से मटेरियल ठीक मिल रहा होगा। इनको क्यों आपको कराता हो जाता हूँ, क्योंकि आपके अगले क्वेश्चंस भी जो आएंगे उसी पैटर्न पे आते हैं। जैसे 1-2 बार मैंने प्रीवियस ईयर पेपर या स्लाइड्स इसीलिए आप दिखाई हैं, उनको दिखाने वाला टारगेट ये था कि आप ये देखें कि एक ही क्वेश्चन वो 2014 में भी आया, 15 में भी आया, 16 के कंपार्टमेंट में भी आया, फिर 18 के मेंस में आया, फिर 20 के कंपार्टमेंट में आया। और आया क्या, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिफाइन की जगह व्हाट इज कर दिया, व्हाट इज की जगह इलस्ट्रेट करता गया। लगभग इसलिए मैंने कहा आराम से तैयारी करके आए। छोटे पार्ट इसलिए रखे हैं ताकि आप आराम से तैयारी कर लें। जो मैंने कहा आपके पास पिछले वो है, मैंने कहा पिछले 5-6 साल के आप क्वेश्चंस पेपर भी आप सॉल्व कर लें। नहीं आप घर पे कर पा रहे हैं तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ कराते जाएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो टेस्ट पेपर्स हैं आप यहाँ टेस्ट देंगे, नंबर आपके आएंगे नहीं आएंगे वो जो भी है, उन नंबरों को ज़्यादा लेके उत्साहित और अनुत्साहित मत रहिएगा। आपको मैं असली चीज़ बताता हूँ, ये जो आपके टेस्ट हैं इनका भैया घर में सॉल्यूशन बना लीजिएगा। और सॉल्यूशन जिसमें मैंने कहा प्रॉपर सॉल्यूशन मतलब समझते हैं, मतलब जो आपने टेस्ट दिया है उसमें तो क्या होता है, उसमें तो आपने टॉर्क का डेरिवेशन बीच में कहीं से भी शुरू कर दिया और कहीं भी आपने फैला के ख़त्म कर दिया। ठीक है, मैंने उसमें 3 में से आपको 2 नंबर पकड़ा भी दिए, तो टोटल में आपको नंबर देखना है, आप मज़े में हैं। लेकिन मैंने कहा जो आप घर पे बाद में सॉल्यूशन बनाएंगे उसको सिस्टमेटिक अपने रजिस्टर की हेल्प से सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको ये पता हो कि टॉर्क का क्वेश्चन आता है और हमें इसमें ये लिखना है सिस्टमेटिक, ना कि जो आप लिख के चले गए थे या उसको आप मान लें बोले बढ़िया है 2 नंबर मिल तो गए थे। सही है, बस ये मेरा आग्रह रहेगा, कर लें आराम से। संडे को मैंने बता दिया, अगला टेस्ट भी बता दूं, इसका अगला जो है जो आपका कब होगा, शायद 6 और 7 13 यानी 13 दिसंबर को होगा। उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। वो आपका होगा बता दें फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का टॉपिक छोटा हो जाता है तो प्लस उसमें डाल देंगे हम पोटेंशियल, ठीक है ना। और उसका अगला जो लेंगे वो कैपेसिटर्स वाला होगा। फिर बताओ कोई डाउट हो मुझे पूछो। सर जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, हाँ सर, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनकी आप चिंता नहीं करें, मैं कराऊंगा आपको, उनमें कुछ नहीं होता। केस स्टडी बेटा आप किस बेसिस पे करते हैं कभी आपने ध्यान दिया? एक्चुअली क्या होता है, हम जो है कुछ तो बता दें, जो टीचर्स होते हैं उनका एक पढ़ाने का एक विचित्र तरीका मैंने देखा। तो सिंपल सी चीज़ को भी, सुई को भी ऐसे पढ़ा रहे होते हैं, तलवार पढ़ा रहे होते हैं। वो क्या वो अपना दिखा रहे होते हैं, देखो मैंने तो तलवार पढ़ाई। एक तो गड़बड़ ये होती है, तो आपको इस ढंग से हाइप करेंगे और इस बार केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सर अभी केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें दिया उन्होंने, और पिछली बार फिजिक्स में भी आए थे। उन्होंने केस स्टडी पैराग्राफ दिया, क्वेश्चन उसके अपोजिट ही पूछे सारे उन्होंने। नहीं वो उन्होंने गलत बनाया होगा, उसमें वो नहीं कह सकते हम। स्टैंडर्ड
हम स्टैंडर्ड केस स्टडी की बात कर रहे हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूँ 2 मिनट। इसलिए मैंने कहा, पहली बात तो मैंने कहा भैया जीवन में जब भी आप चलें किसी भी चीज़ को ऊपर से ना देखें, आप नीचे से देखें, सिंपल वे में। जीवन को जितना सरल तरीके से देखोगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। इसलिए आपने ध्यान दिया, मैं भी बीच में कई लोग नहीं पूछते थे जी मेंस का पेपर ये वो, मैंने कहा तुम्हें फिजिक्स में 6 ही क्वेश्चन करने हैं और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, और तुम खूब दम लगा लो, खूब पता कर लो, जो नॉर्मल अच्छे कॉलेज में गए उनसे पूछ लो, वो भी बताएंगे फिजिक्स में नंबर कितने थे। बोले वही 22, 24 और 28। और 22, 24, 28 में तो कितने क्वेश्चन हुए? 6 या 7 ही क्वेश्चन तो हुए। ठीक है, 22 या 23 इसलिए हो रहे हैं भैया, 7, 8 सही हुए होंगे, 3, 4 गलत हुए होंगे, तो कुल मिला के वो 23 हो गया। बट अल्टीमेट अगर वो 6 क्वेश्चन ही करता तो 6, 4 या 24 ही आते ना। तो मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल चीज़ों सिंपल में बता देता हूँ। इसलिए मैं आपसे बताता हूँ, फिजिक्स के पेपर में आपको जी मेंस में कोई भयानक तोप चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पेपर हम बता दें। देखो फैक्ट बताता हूँ, आधे से ज़्यादा टीचरों से सॉल्व नहीं होता, ये फैक्ट है। जो हकीकत है उसको लोग स्वीकार नहीं पाते, उन्हें लगता है कि हम स्वीकारेंगे तो आदमी कहेगा अरे बोले इनसे पेपर नहीं हो रहा। हमने कहा भैया तुम कर दो, लाओ दे देते हैं, पकड़ो बैठो कर दो, सामने है किताब, मैंने अब कब क्यों किताब करो, IIT पढ़ा रहे हो ना, कर दो। नहीं कर पाते, फैक्ट है। तो मैंने कहा लेकिन सबसे आसान मैंने कहा केमिस्ट्री, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे मतलब थोड़ा डिटेल, आराम से मैंने कहा कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 15, 16 और हो सकता है 17, 18 तक पहुंच जाऊँ। मैथ्स साफ कर लेना मुझे से, मैथ्स में टॉपिक दर कंसंट्रेट हो जाना, टॉपिक वाइज समझ में आता है। बोले भैया इंटीग्रेशन मुझे टफ पड़ता है, मैं इंटीग्रेशन करूँगा ही नहीं, ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन ही करूँ। मुझे मान चलो कुछ भी, क्या सपोज करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला वगैरह टॉपिक मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनके क्वेश्चन करूँगा। मैं 3D के कर लूँगा, या और भी क्या होंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह कई चीज़ें होंगी। मैं थोड़ा सा पूरा सिलेबस उतने टॉपिक के करेंगे, पहले से फोकस करके जाओ, 10 क्वेश्चन करने हैं। और चलो हम जोड़ देते हैं, तो फिर मैं यहाँ गणित दिखा देता हूँ। आपने तकरीबन 18 क्वेश्चन किए केमिस्ट्री में, आपने 10 क्वेश्चन कर लिए मैथ्स में, और 6 क्वेश्चन में मैं तो मरेला आदमी हूँ, 6 क्वेश्चन पर जाता ही नहीं हूँ कभी। 6 क्वेश्चन मेरे भी कर लो, कितने हो जाएंगे जरा जोड़ना, कितने हो रहे हैं? 28 और 6 कितने हुए? 24 हो गए ना। और 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 34 हो रहे थे, तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर अपन गलत जोड़ गए। 1 मिनट, ये हो रहे थे 34, जरा 34 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ जाएगा टोटल का देखना है? 136 का टोटल आएगा। और मैंने कहा ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, और जो कह रहा हूँ केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, वो भी यही कहेंगे। यस सर। भैया केमिस्ट्री में 15-17 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। तो हमने एक ज़्यादा ही किया ना केमिस्ट्री, इसके में इसमें मेहनत करने बजाय IIT में इसमें करो। फिजिक्स में सिंपल पढ़ोगे, 12th बोर्ड जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ते हुए जाओगे, तो आराम से 6 की जगह 8 ही क्वेश्चन करके आओगे। और मैंने तुम्हें सिंपल कहा, मुझे कैसे मालूम है, क्योंकि मेरे तो तुम तो CBSE वाले, मेरे MP बोर्ड वाले करे आते हैं। MP बोर्ड वालों के साथ मालूम है क्या है, मैं ट्रुथ बताऊंगा तो कान खड़े हो जाएंगे। मेरे MP बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं उन सबका कहना रहता है सर हमारे तो नंबर फिजिक्स से ही आए, क्योंकि उनके नंबर ही टोटल 50-60 आते हैं। और उसमें से उनके फिजिक्स में कितने आते हैं? फिजिक्स में उनको मिलते हैं 30 नंबर, 32 नंबर। तो उनको तो अपने नंबर देखते हैं, उन्हें 50 में से 30 पे 32 तो फिजिक्स के ही हैं बोले। बस वो फोकस हो गए जाते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन कितने करने? 8। कौन कौन से 8? बोले सिंपल वाले 8। जैसे एक मैं बता रहा था, आपको मिल जाएगा, कोई मेटल थी उसमें 2 फ्रीक्वेंसी लगाई, ये किया वो किया, कौन सा ग्राफ सही है, ABCD, बोले यही वाला सही है, तो रटा, बोले रट रखा है, बोले तो ये सही मिला, करो ते मुझे काय के लिए परेशान। आओ क्या लगता है 136 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल कितनी होगी, जरा बताओ कोई। चलो अनमोल से पूछते हैं। सर 80 लगभग होगी, 85, 85 ठीक है। तो अब क्रॉस चेक करना, 136 के अगर आपके अबाउट नंबर है तो आपकी परसेंटाइल मैं बता देता हूँ, आपकी परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के आसपास होगी, 91 और 92 जा सकती है। और मुझे नहीं लग रहा तुम लोग समझ रहे हो ना, इससे पहले मैं कुछ बोलूं शांत रहो ना। हाँ इतनी बहुत है, पर्याप्त है, इतने पर्याप्त है। पिछले साल का मुझे एक लड़का CBSE वाले में, और भी कई थे, कई ने तो बेवकूफ़ी की है,
कईयों को जैसे बताते हैं 78-82% आए थे, उन्हें कॉलेज ही नहीं लिया। मैंने कहा ले लेते इस बार, कोरोना टाइम में सब कॉलेज खाली चल रहे थे, अच्छे मिल जाते। जैसे कि 86% वाला है तो संदीप सिंह करके आता था, और कितनी परसेंट आए, 86% आए। मैं कह रहा हूँ ना इसी के आसपास, ठीक है, एक आध क्वेश्चन ज़्यादा एक आध कम। और उसको ऐसे की आई विदिशा। और आपको मालूम है अगर अपन मध्य प्रदेश के टॉप 3 कॉलेज उठाएंगे तो पहला हर आदमी SGS ITS इंदौर उठाएगा, दूसरा MITS की बात करेगा, तीसरा विदिशा SATI की बात करता है। उसमें उसको CS मिली। CS मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको मिली है फी वेवर में। और फी वेवर किसे कहता हूँ ये बता देता हूँ। हर कॉलेज की 5% सीट ब्रांच की फी वेवर होती है, उन पे आपकी फीस नहीं लगती, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हों, चाहे आप कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो, चाहे ये हो और चाहे वो, कोई मतलब नहीं रखता। केवल और केवल क्या मतलब रखते हैं, आपके नंबर। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। इस आदमी की फी वेवर में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप जाओगे तो पहले तो मैंने कहा शुरुआत के 3 कॉलेज में अभी आपका ध्यान जाएगा। CS सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच थी। CS इतनी टॉप मोस्ट थी कि बहुत सारे लोगों ने जब फर्स्ट काउंसलिंग के आसपास देखा और लगा यार CS नहीं मिले, तो जाकर उन्होंने MIT में ले ली। जबकि हकीकत ये है कि उसके बाद उनका अपग्रेड करके आ जाता। कई बार लोग आदमी विश्वास नहीं होता, अरे बोले नहीं आई तो नहीं आई तो। और दूसरा मैंने कहा घर वाले संपन्न भी, देखो ये घर वालों डिपेंड करता है। घर वालों लगा नहीं अपन आराम से MIT की 5-6 लाख फीस देने में सक्षम है, तो उन्होंने कहा काय को रिस्क लो, बोले तुम तो ले लो MIT में ले रहे हो तो। जबकि हकीकत ये है कि उनका आराम से इसमें किसी कॉलेज में आ जाता। तो हम जो बात कर रहे थे, तो एक तो सबसे हॉट सेलिंग ब्रांच उसमें तुम्हारा ध्यान जा रहा है। उस ब्रांच में जो 60 की स्ट्रेंथ है, तो 60 का 5% कितना होता है, 3, यानी टॉप 3 स्टूडेंट में शामिल था कॉलेज के। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो कम से कम तीसरा तो होगा। तीसरा नहीं होता तो उसको FW में मिलती नहीं। क्यों नहीं लेना, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, ले लेता है आदमी। उस समय तक तो उसने लिया था, अभी मेरी बात नहीं, हो सकता है बाद में कोई मन बने। कई बार ऐसा मन ही बन जाते हैं, कई बार लोग आप ध्यान देखना लेके छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है नहीं यार बोले एक बार और तैयारी करें, हो सकता है और अच्छा मिल जाए, तो एक बात अलग है। लेकिन मैंने कहा ये स्कोर बड़े आराम से जो बात करते हैं, जो अपन बात करते हैं नॉर्मल बात इसलिए कहा क्यों, मैंने कहा पहले अपने को देखो, अपने को इसलिए देखो भैया तुम पर्टिकुलर IIT की तैयारी नहीं कर रहे, साफ शब्दों में बात करें। अगर आप पर्टिकुलर IIT में ही जाना था तो फिर आप उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे कि आप एक ये कह सकें बोले सर हमें IIT भिजवाओ। तो मैंने कहा तुम IIT तैयारी कर कहाँ रहे हो, तुम भिजवाएं, नहीं कर रहे ना। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे स्कोर ला रहे हो, तो मेरा मानना है जहाँ आप खड़े हो वहाँ के हिसाब से स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी लगती है कई बार जो बता दें बैल की तरह सींग उठा के दौड़ने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी लगता है। तो इसलिए मैंने कहा जीवन को सिंपल तरीके से देखिए, और इसलिए हर साल आपको विश्वास नहीं होगा, इसी अपने ग्वालियर के MITS में 8 से 10 लोगों को एडमिशन मेरे अपने बैच से होता है। और ये कोई गर्व की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। उनके नंबर आते हैं, केवल उनको प्रॉपर बता देते हैं ऐसा कर लेना, वो खुद इतने सक्षम में करा लेते हैं। और उसी MITS के लिए जो शहर में मेरे परिचित हैं, मैं ही बताता हूँ, शहर में मेरे परिचय तो तुम्हें अंदाज लग गया हो। तुम उस दिन बात करते हैं माड़न के, बोले एक नंदिनी दीदी आती हैं, तो हमने कहाँ पढ़ी हैं, उनके पिताजी सेक्रेटरी हैं, मतलब जानते हैं ना। तो एक गार्जियन कभी मुझे मिल जाते होंगे, कई बात भी करते हो ना, यही गार्जियन सैकड़ों ऐसे लोग। और उनमें से कई ऐसे हैं जिनके बड़े लड़का है, बड़ी बेटी पढ़ी होगी, अभी कोई भतीजा है भतीजी मान चले तैयारी कर रहा होगा, किससे, शिखर से, इससे वो आपका कैरियर पॉइंट, और इससे, और आप चेक करना वो रिजल्ट के बाद आपको बड़े गर्व से बताएंगे ये हमारे बेटे का बोले MITS में हो गया। और मुझे कहीं गर्व फील नहीं होता। मैं कहता हूँ MITS तो मैंने कहा मेरे यहाँ से 8 बच्चे वैसे ही फोकट वाले निकल जाते हैं। वो फोकट वाले जो 8000 फीस में भी घिस घिस के 7.5 में निपटा जाते हैं, लास्ट में 500 तो गायब भी कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं। नहीं हकीकत है, लेकिन उसमें शिखर वाले में तुमने कहा 2 साल 2.5 साल खर्च करके किया, सिंपल चले जाते हैं। हम तरीका बताए थे ऐसे चले जाओ आराम से। एक लड़की की मम्मी जो है, शायद तुम्हें मैं जो बताया नहीं बताया, एक लड़की की मम्मी का फ़ोन आया था 3-4 दिन पहले। उन्हें लगा शायद हमें मालूम नहीं होगा, उन्हें ये पता नहीं था कि लड़की और उसका भाई पहले हमारे यहाँ गए थे। लड़की बता दूँ ये अपने
अपन गुलेंद्र साइड जाते हैं ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हो, क्या नाम है उसका, वो जहाँ दो सड़कें मिलती हैं पटरी वाली और वो लेगेसी प्लाजा में लेगेसी प्लाजा। हाँ लेगेसी प्लाजा में आप देखना एक डांस एकेडमी खुली है। हाँ। वो लड़के का नाम, भाई का नाम याद नहीं आ रहा, उसने कुछ अजीब सा अंग्रेजों वाला नाम रख लिया है, वैसे उसका असली नाम तो कुछ और होगा। हाँ रॉबिन करके है, उसकी छोटी बहन पढ़ रही थी, तो वो तो जिस दिन हुआ था उसी दिन अलॉटमेंट लेटर और कैसे क्या करना है पूछ पाछ है, मम्मी को नहीं पता नहीं होगा। अच्छा मम्मी के हिसाब से उनकी लड़की का MITS में हो गया है कुछ ही, बोले जाने क्या वो क्या होती है, बोले 20 चार्ज होती कुछ ऐसा हो गया है, बोले क्या करेगी, बोले मकान नक्शे अक्षे बना लिया करेगी। अब मम्मियों के लिए वैल्यू इतनी होती है। उसके बाद संयोग से उन्हें कोई मिला होगा, तो उनके मैं थोड़े से कोई पुराने टीचर मिले, तो उन्होंने पूछा क्या कर रही है, बोले 12th कर लिया, वो बोले MITS में, बोले MITS में हो गया, काय में हो गया, बोले वो काय में हो गया, वो कुछ आरती चेचर ऐसा कुछ कहते हैं, बोले नक्शे नक्शे बनाए, बोले हैं, बोले हम तो अपनी लड़की को बोले 5 लाख देने घूम रहे थे, बोले उसका बोले हमारी तो जुगाड़ नहीं बनी, बोले वरना उसका करवाना था, कैसे हो गया बुलाओ। तब उन्हें समझा अच्छा MITS में BA आर्किटेक्चर में होना बोले इतनी बड़ी बात है कि बोले बताओ जो हमारे सर हैं, लड़की के सर कोई दूसरे जो शायद 10th में मैथमेटिक्स ऐसा कुछ पढ़ाया, बोले वो 5 लाख लिए घूम रहे थे, बोले हम देने तैयार हैं, बोले भाई हमारी लड़की का कराओ। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, सर आपको पता है, मैंने बिल्कुल पता है। अरे बोले हमने इसलिए लगाया पता नहीं, मैंने कहा जी लड़कियाँ गई हो आप पे नहीं गई हो, बोले मिठाई दे के आएंगी नहीं आई, मैंने नहीं बहन जी मिठाई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, बोले हम लाएंगे, बोले हाँ ये पहली बात, ये मुझे अच्छे काम के लिए फ़ोन आया। तो कई बार ये भी होता है, इसलिए मैंने कहा जो आप बात कर रहे थे ना, इसलिए आप कभी देखना हर चीज़ को बहुत सिंपल पैटर्न में निपटा देता हूँ, वही नहीं वही कभी आपको मैंने पढ़ाते हुए ये नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको कहा ये देखो ये ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैंने सिंपल पढ़ा यार। सब जगह हज़ारों लोग हमने कहा हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल पोजीशंस में बैठे हुए, इसलिए मैं दिक्कत भी नहीं आती कि हम तुम्हें बता नहीं पाए कहाँ जाओगे। आप केस स्टडी की बात कर रहे थे, बढ़िया। केस स्टडी में जो हम बात कर रहे थे, आप मुझे बताओ केस स्टडी होती क्या है? सही कह रहे हैं, फिजिक्स के किसी एक टॉपिक को लेकर ही आप केस स्टडी करेंगे। और मैं बहुत छोटा क्वेश्चन बताता हूँ, आपने 10th जब पास किया था, आपने 10th किया होगा 2 साल पहले, तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे कि निकल गए थे? नहीं थे जब तुम्हारे टाइम, हाँ तुम्हारे टाइम से पहले निकल गए थे। उसके पहले एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली है सर OTBA आता था पहले कुछ नहीं, OTBA तो बहुत पहले आता था, वो तो और 4-5 साल पहले। OTBA तो वो था ओपन टेक्स्ट बुक, मटेरियल दे देंगे, उसी मटेरियल खोल के कर लो। आपका बता दें इसके पहले आप 10th या 12th की बुक्स देखना, उसमें आपको कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते थे, जब एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूँ। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का आता था कि मान के चलो राधा की मम्मी बीमार है, राधा अपनी मम्मी को जो है डॉक्टर के यहाँ ले गई, डॉक्टर ने उन्हें MRI करने के लिए कहा और ऐसा हुआ वैसा हुआ, फोटोग्राफ ये उन्होंने एक दिया। फिर उससे क्वेश्चन आते थे कि MRI का पूरा नाम लिखो, MRI किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो चलो MRI तो शायद मैंने तो कोई तगड़ी चीज़ पकड़ा दी और कोई सिंपल सा नाम इस टाइप का ले लेंगे। या 10th में ब्लड प्रेशर वाला आता था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उन्होंने ब्लड प्रेशर नापा तो उन्होंने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। ये केस स्टडी है। लेकिन आप ध्यान से देखो, केस स्टडी का भी क्वेश्चन अल्टीमेट कहाँ टिक रहा है भैया? केस की स्टडी तभी कर पाओगे जब आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहीं कहा जाएगा कि हमने अपने किसी फैन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस्तेमाल किया, इससे ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, पूरा एक बताया, इन क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है बताओ, और क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्टीमेट केस स्टडी भी कहाँ घूम फिर के आती है, वो आती टॉपिक्स पे ही। तो इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, पहले अपने टॉपिक तैयार करें। अपने टॉपिक तैयार करेंगे तो जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाते हैं। जी उनमें कोई एग्जाम कहते हैं बहुत टफ चीज़ नहीं आती। कई बार उनमें दूसरा आपने ध्यान दिया होगा, हर चैप्टर में कम से कम 3 से 4 जगह आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं जो कह रहा हूँ वो स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल क्लियर रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता रहता है। मैंने आपसे कतई नहीं कहा होगा ग्राफ बनवाता हूँ।
आपने ध्यान दिया होगा हर बार ग्राफ बनाना सिखाता हूँ भैया। वाई कैसे लेना है, एक्स कैसे लेना है, स्ट्रेट लाइन क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव कैसे लोगे, नेगेटिव लोग क्यों लोगे, क्यों सिखाता जाता हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया। आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखना, कईयों में आपको ग्राफिकल नोट मिलेंगे, इसका ग्राफ बनाए या इससे ग्राफ प्लॉट हुआ, इससे क्या मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ फंस जाएंगे अगर आपने ग्राफ पढ़े नहीं है। और पढ़े से मतलब रटे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके लिए एक नया ग्राफ होगा, तो उसको आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको ग्राफ की बेसिक मालूम हो, या ये इंटरसेप्ट है या ये स्लोप है इस टाइप का, वो आपको मालूम होगा तो आप कर ले आएंगे। इसलिए हर बार आप देखना, मैं हमेशा बेसिक से पढ़ाता हूँ, कभी भी हाइट पे नहीं जाऊँगा। ये देखो ये क्वेश्चन IIT इसका, और देखो तुमसे नहीं होगा, हम करते हैं। बताता हूँ, छोटी चीज़ें पढ़ें, आराम से आपको सारी चीज़ें आएंगी। बोलो, कोई शंका हो तो मुझे बताओ। नहीं जनरली ठीक है। तो टेस्ट तो सबको क्लियर हो गया भाई। टेस्ट में हमने कहा आपका कौन सा होगा, 11:30 बजे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड डाइपोल। बाकी जो मैं कह रहा था, इसके बाद आपका जो है कौन सा पार्ट, पोटेंशियल वाला, उसको साथ ले लेंगे आगे फ्लक्स के, और एक तीसरा टेस्ट करेंगे कैपेसिटेंस। फिर आपके चौथे टेस्ट तक करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो ऐसे अपने को टाइम मिलता जाएगा। पीछे के अपने टेस्ट में कहा था ना भाई, मटेरियल भी 2 टेस्ट लाए कि हम लगातार चल सके। अब चलते जाएंगे, पीछे के टेस्ट आपके होते जाएंगे। दूसरा जो मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी 1-2 टर्न में ख़त्म होने के बाद, और ये सारे लोगों को मैं ध्यान से बताऊँ, इंटीमेट भी करूँगा पर्सनली मैसेज पे भैया। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो EM वेव और वेव ऑप्टिक्स का करेंगे सेकंड बुक से। और उसके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी आएगी, वो टॉपिक सिंगल बार होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने 2-3 बार पढ़ा दी, लेकिन वेव ऑप्टिक्स ऐसी होगी जो आपको दिख रहा होगा अब तो हो जाए यही बहुत है। नहीं ऐसा नहीं लगने लगा, दिसंबर एंड आ गया, अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो मैंने कहा पहली तो बड़ी बात यही होगी, बोले सर ने वेव ऑप्टिक्स तक करा दी, तो उसमें तुम कहोगे सर दोबारा, तो फिर रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट आना पड़ेगा। इसलिए आग्रह रहेगा, इसके बाद की जो क्लासेस हैं उनको छोड़िएगा मत, सही है ना। हाँ, नहीं तो क्या हो जाता है, हमने वही ढीलापन, बोले ठीक है देख लेंगे, अचानक पता चलेगा सिलेबस खत्म और 4 दिन बाद पेपर, ये होगा ना। इसीलिए टेस्ट रखें कि आप कम से कम एक 30-40% सिलेबस आपका बिल्कुल तैयार रहे एडवांस, कि आप कभी भी पेपर हो जाए आप रिस्क जोन में नहीं आए कि हमारा हम क्या करें। मेरा मानना है अगर 40% भी सिलेबस तैयार है तो आदमी फिर इस पे आ जाता है, बोले इतना तो तैयार है, 3-4 चैप्टर और हो जाएंगे, और बोले 2 बचेंगे उनमें देख लेंगे। और देखो ये जो हम फैक्ट बता रहे हैं, 12वें साल पेपर दे रहे हो, है ना, और 12 साल में कम से कम 36 बार पेपर दिए होंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये वो। ईमानदारी से बताना, इवन अनमोल सिंह कुशवाहा समेत, अनमोल को इसलिए विशेष तौर पर लेता हूँ, वो बिल्कुल 100% मार्क्स वाला है। मुझे बताना कभी किसी पेपर में ऐसा हुआ कि A to Z पूरे चैप्टर बराबर से पढ़ के गए? सर बिल्कुल नहीं हुआ। एक आध चैप्टर छोड़ना ही पड़ता है सारे, मतलब एक आध लास्ट वाला, हाँ ठीक है बोले, अब जो है सो हो गई बोले, अब इसमें से मेन देख लो क्या है। तो बेटा सब जगह यही होता है, इसलिए क्या मैं कहता हूँ हकीकत से मत भागो। स्टार्टिंग वाले तो बहुत अच्छे से होते हैं, स्टार्टिंग वाले बहुत अच्छे से होते हैं, बीच वाले मिड लेवल पे होते हैं, लास्ट का 1-2 बचता है, वो आदमी क्या है, हर आदमी। और ऐसा आपने नहीं किया, मैं अपना बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था मैं भी यही करता था भैया। मैंने इंजीनियरिंग की 5 मिनट होती नहीं, 5 में से 3 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ते थे, 2-2.5 मिनट तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे, आधा 1 मिनट पढ़ लेते थे, और जो लास्ट 1 बचती थी ना, बोले ये 3 क्वेश्चन कर लिए, आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो बोले छूटी तो है ही बस। तो ऐसा नहीं है वो क्या आप कहते हैं हम ही अकेले ऐसा करते हैं, हर आदमी करता है। इसलिए का ये मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपको मान चले, जैसे अपन कह रहे हैं भैया एग्जाम प्रिडिक्टेबल किसी के हाथ में नहीं है, कोई नहीं बता पा रहा कब होंगे। सिलेबस में हमने कहा कोशिश ये दोबारा इसलिए रिपीट कर दिया कि 40% सिलेबस आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रहे, उसके बेसिस पे जब भी पेपर डिक्लेयर होंगे 25-30% मरे मारे में तुम कर ही ले जाओगे। 10% एक आध चैप्टर ऐसा बचेगा, तुम्हें लगेगा ठीक है इसमें से अपन मेन कंटेंट कर लो, मैं पूरा ही पढ़ा दूंगा, तो भी आदमी यही करता है, मैं इतना कर भी नहीं पाता।
क्या है, मैं कहता हूँ जब प्रैक्टिकल के साथ चलो, जो बिल्कुल फैक्ट है उनको लेते हुए जाओगे तो आप आसानी से बता दें चीज़ों को कवर अप करोगे। क्षमताओं को बिल्कुल सही, कुछ क्या है हवा में रहते हैं, 10 चैप्टर तो मैं पूरे तैयार कर लूँगा, फिर बोले मैं वो सवाल लगा दूंगा, फिर अरिहंत लगा दूंगा, फिर सोच रहा हूँ दिनेश भी लगा लें। और ऐसे लोग देखना इनकी अलमारी में तो 8-10 किताबें रखी मिलेंगी, वो 8-10 किताबों को जब तक उनसे अगले 1-8 साल बाद मांगना और खोलना, कभी नई किताब खोली है, एक खास स्मेल आती है, उस स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये किताब एकदम नई प्रिंट होके आई है। सर 12 की स्टार्टिंग में किया था। हाँ, शुरू में हमने कहा वो रहता है, बाकी मेरा कहना है करते जाओ जितना मैक्सिमम, ये नहीं करा कि आप ना करें, लेकिन एक स्ट्रेटेजी अपने मन में रखेंगे, इतना इतना हम जरूर कर लेंगे, वो मिनिमम है उतना तो कर ही लेंगे, उसके एडिशनल आप कर रहे हो बेहतर है, उससे एडिशनल आप करते जाओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। चले तो एक तो हम छोड़ा था अभी टाइम, एक पोटेंशियोमीटर और बता दें आधा, फिर इसको अगले टर्न में खत्म कर देंगे ना। लगभग आपका चैप्टर एंड होने पर ही है। नोट्स अगर आपके पास इसके शायद वैसे मौजूद थे सारे, नहीं हो है नोट्स के, नहीं है किसी के पास? क्यों ऐसे पीडीएफ पढ़ी है क्या किसी के पास पुरानी? सर मेरे पास है। तुम्हारे पास हो तो यार ग्रुप पे शेयर कर देना, हमारे उससे डिलीट हो गई हैं। ठीक है सर। क्या एक आध लोग मांग रहे थे, मैंने पूरा तलाश मारा, मेरे को खुद ही नहीं मिली, मैंने मेरे पास खुद नहीं है, मैं क्या करूँ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर पे आप जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर में आपका क्या होगा, पोटेंशियोमीटर एक तो जो नाम से आपको पता चल जाता है कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो आपका किस मेजरमेंट में काम में आएगा, पोटेंशियल मेजरमेंट के काम में आएगा, ये क्लियर हो जाता है। दूसरा आप मोटे तौर पे देखेंगे पोटेंशियोमीटर में आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट सरीका कुछ नहीं होता, एक वुडन ब्लॉक होगा, इस वुडन ब्लॉक पे आप देखना आपके जो है ब्रास प्लेट्स लगी होती हैं, और इन ब्रास प्लेट्स पे आप देखेंगे 5 से 6, 7, 8 जगह बनी रहती है। उन मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के आप वायर्स को कस सकते हैं, और जब मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के आप वायर कसते हैं तो ये मैंने कहा ये होती है इस टाइप से ब्रास प्लेट, यहाँ पे कनेक्टिंग स्क्रू दिए होते हैं। आप क्या करते जाते हैं, यहाँ देखना ऐसे ऐसे आप तारों को कसते जाओ एक के बाद एक, अगर कसते जाओगे सही करा, गड़बड़ तो नहीं हो गया, सही। तो आपका ध्यान जा रहा है क्या, येलो कलर में मैंने शो किए मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन 1 मीटर लॉन्ग वायर, जो आपको हम कहते हैं कौन सा कलर कहेंगे, जो पता नहीं कौन सा कहेंगे, जो लाल लाल सा कुछ कुछ दिख रहा है, ये जो कलर पिंक नहीं पीच, ये कलर ही मैंने पहली बार सुना है। चलो ठीक है, तो इनके मुताबिक जो पीच कलर है ना, हाँ ऐसे ही कुछ है, सही कह रहे हो। ये जो कलर है आप देखेंगे, इससे मैंने ब्रास प्लेट शो की हैं, लगातार आप इनको कसते जाते हैं। ब्रास प्लेट्स तमाम सारी दी होती हैं, आप अपने हिसाब से हमने कहा 3 तार कस सकते हैं, 6 कस सकते हैं, 7, 8 जो आपकी इच्छा हो। मोटे तौर पे मैंने कहा किसी भी पोटेंशियोमीटर में 8 से 12 वायर यानी टोटल लेंथ ऑफ दी वायर 8 to 12 मीटर ही गुंजाइश होती है। अलावा आप देखेंगे इसके साइड में आपका एक सर्किट बना होगा, जो आपका यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ बैटरी सेल रियोस्टेट इन सब का यहाँ पे वो जमा होगा, और यहाँ बीच में आपको एक जॉकी दिया होगा, जो जॉकी आपका इस पर खिसकता जाएगा। ये पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल आपको लेबोरेटरी में कराया जाता है, तो इसलिए लगभग बता दें सबका देखा होता है एक्सेप्ट दिस ईयर, इस साल मैंने होगा। बाकी आप देखेंगे वुडन तख्ता, ये तार जमे हुए, बगल में बैटरी वगैरह लगी हुई, और जॉकी इस टाइप का जो इन पे आप खिसका सकते हैं, सभी को दिखता है। तो ये तो मैंने कहा था, ये तो मेन कंस्ट्रक्शन हो गया, जो मैंने कहा था इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट सरीखा नहीं है, और इसीलिए हम बात करते हैं आखिरकार इसमें होता क्या है। तो होता कुछ नहीं है, ध्यान देखो पोटेंशियोमीटर वायर बना देता हूँ, ये मैंने मान लिया ए बी आपका क्या है पोटेंशियोमीटर वायर, तो मुझे ऐसे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया स्ट्रेट वायर है, मान के चले कुछ भी 5 मीटर 6 मीटर लेंथ का। जो साइड में आपसे दिखा रहा था यहाँ बैटरीज वगैरह लगी होती हैं, अब यहाँ मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी लगी होती हैं बैटरीज, एक आपका लगा होगा रियोस्टेट फॉर कंट्रोलिंग द करंट टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइम्स, एंड अगेन देन फॉर द फैसिलिटी ऑफ ऑन ऑफ देयर विल बी अ की, एंड दिस सर्किट, ये जो आपका सर्किट है ये आपका कहलाता है प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो आपने
वायर ले लिया। अब क्या होगा ध्यान से देखें, जैसे ही आप ये स्विच ऑन करेंगे आपके इस वायर पर कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। समझ मेरी बात आ रही है। और मैं सपोज कर लेता हूँ इस वायर की लेंथ कितनी है, सो द लेंथ ऑफ वायर इज एल। अगर आपको याद हो सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सीरीज में जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या आपका ध्यान जा रहा है, मान चलो 5 मीटर का वायर है, यानी हम मन में मान सकते हैं 1-1 मीटर के 5 टुकड़े सीरीज में लगे हैं, यही हुआ ना। तो आप सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो जैसा आपसे पहले भी सीरीज में बता रहा था, सीधा 0 से 10 थोड़ी हो जाएगा। 0 से 10 का मतलब है जो पहला मीटर है उस पर 2 वोल्ट का डिफरेंस होगा, फिर यहाँ 2 से 4 आएगा यानी फिर अगले 2 वोल्ट, फिर 4 से 6 वोल्ट आएगा यानी फिर 2 वोल्ट, फिर 6 से 8 आएगा, और 8 से यानी हर मीटर के साथ आप देखेंगे 2-2 वोल्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता हुआ जाएगा। और डिपेंड करेगा प्लस माइनस आपने किधर रखे हैं, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, तो इस पर डिपेंड करेगा क्या है सिचुएशन प्लस माइनस की। अब इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे जो एक सबसे पहली चीज मिलती है, वो आपको सबसे पहली चीज जो मिलेगी वो आपको एक खास बात मिलती है, वो मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ लेंगे तो ये जो चीज़ आपकी आएगी ये कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले मैं इसी को डिफाइन आपका करता हूँ बगल में, फिर मैं इसके बचे हुए हिस्से में जाऊँगा ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। जो मैंने कहा था, सबसे पहले आपने वाइट वायर पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं, V लेंथ है, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं, आप देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे अभी मैंने कहा था 10 वोल्ट है और 5 मीटर में तो 2 वोल्ट पर मीटर हो गए। इसको हम जनरली रो या के से लिख लेते हैं, तो जिससे लिखा हो मुझे ध्यान नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ के से लिखे दे रहा हूँ। ये हो गया आपका V/L यानी इतने वोल्ट पर मीटर, और यूनिट भी लिख देता हूँ, ये हो गया वोल्ट पर मीटर। और आप देखेंगे ये आपके लिए कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट माने तो याद है रेट ऑफ चेंज को आप ग्रेडियंट कहते हैं, सही कह रहा हूँ ना, dy/dx ग्रेडियंट कहलाता है। पहली चीज इतनी समझ में आती है। अब अगला क्या करेंगे, अगला जो काम करेंगे वो ये है कि मान के चलें मेरे पास कोई एक सेल है जिसका मुझे ईएमएफ मेजर करना है। जिस सेल का मुझे ईएमएफ मेजर करना है मैं उसके लिए एक छोटा सा काम करूंगा। उस सेल को ध्यान देखना, मैं ये था आपका प्राइमरी सर्किट, ये नोन सेल था, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल साफ नजर आए। ये अपना कौन सा सर्किट था, ये मैंने कहा ये प्राइमरी सर्किट था। जो नोन सेल है उसको आप एक काम करते हैं यहाँ पर अटैच करते हैं सेकेंडरी सर्किट में। शर्त ये रहेगी कि दोनों के पॉजिटिव पोल आपके कहाँ होने चाहिए, सेम साइड यानी कि पॉइंट ए की तरफ। क्यों होने चाहिए ये आगे हम प्रिकॉशंस में आपको बताएंगे, भी अलग से डिस्कस करते हैं हम। इतना ध्यान रखिएगा फिलहाल कि अभी मैंने क्या कहा है, दोनों के पॉजिटिव पोल कहाँ हो, सेम साइड, वाई दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। देन इसके बाद आप इसमें लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और जो मैं बात कर रहा था अभी ऊपर के एक जॉकी लगा होता है, वो गैल्वेनोमीटर का जॉकी आपका इस मैग्नेल या कॉन्स्टेंटन वायर पे आप बड़े मजे से टहला सकते हैं। तो ये हो गया जॉकी, ठीक है। इसको आप इस पे मजे से घुमाएंगे और फिर वही काम, जो भी आपकी इक्विलिब्रियम लेंथ होगी 1 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर वो आप पढ़ सकते हैं। क्या इतनी मेरी कहानी समझ में आती है, हाँ या ना? तो एक काम करते हैं, एक सिंबल हेडिंग डालें पोटेंशियोमीटर। ठीक है, फालतू चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। डाल दिया हेडिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आप डाल देते हैं तो इसमें आप एक काम करें, एक लाइन तो उसमें वो लिख दें, यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ EMF of a cell, used for the measurement of EMF of a cell or
द पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक काम करें, इसका डायग्राम आप जरूर दिखा दें, और डायग्राम सभी को साफ देखने में आ रहा है या नहीं, ऐसा देख लें। एक आपका ए बी जो है ये आपका मैग्नेट वायर है, जो मैंने कहा पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। और बी को भी मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, इससे तुम्हें दिखने लगेगा। ये कारण ये है कि आपको बिल्कुल साफ नजर आए, ठीक। उसके ऊपर वाले प्राइमरी सर्किट में आप डालिएगा, और इसका भी नाम मैं लिख देता हूँ। ये आपके लिए कहलाता है सेकेंडरी सर्किट, और ये सेल है आपका ठीक है। छोटी चीज और बना दीजिएगा, और ये मान लेंगे इक्विलिब्रियम लेंथ हमने कितनी ली है यहाँ तक की, ये इक्विलिब्रियम लेंथ हम ले रहे हैं एल, और कौन सा एल, छोटा एल। वैसे मीटर ब्रिज में भी ली थी तो वैसे याद ही रहती है। तो देखो जरा चेक करके, क्या डायग्राम सभी को समझ में आ गया मोटे तौर पे? क्या आप इसे बना ले जाते हैं? श्वेता सिंह एक छोटा सा काम करेंगे, इधर बैठ जा, 2 मिनट नाम नोट कर लो, कॉपी पीछे। टेबल को कोई दिक्कत नहीं। क्या डायग्राम सभी को समझ में आ गया? हाँ ना, डायग्राम आप देखेंगे तो इतना समझ में आ गया होगा। ए बी आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल लेंथ L है। ये आपका जो नोन सेल था वो लगा रखा है, रियोस्टेट मालूम ही होता है, प्राइमरी सर्किट इसे आप कहते हैं। जो अननोन सेल है, मैंने कहा था जिसकी अपने को कैलकुलेशन करनी है मेजरमेंट, वो आप कहाँ लगाते हैं? सेकेंडरी सर्किट में। खास बात क्या होगी, गैल्वेनोमीटर और जॉकी भी आपको मालूम है कि इसको आप आगे पीछे खिसका सकते हैं। और मीटर ब्रिज आप पढ़ चुके हैं, तो अब ये भी मत पूछना कि हम जॉकी कब तक खिसकाएंगे। कब तक खिसकाओगे? जब तक कि आपका यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन, या चलो यहाँ लिख भी देता हूँ, और ठीक है, IG बराबर 0 जब तक, नहीं तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया है केवल समझाने के लिए, जब तक कि आपका IG = 0 ना हो जाए। क्या है, मेरी बात समझ में आ जाती है? हाँ ना। अब अगली चीज़ पे जाते हैं। अब बहुत ध्यान से इधर देखना। अब सवाल आता है इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल इसका आपसे कहता है कि अगर आपकी गैल्वेनोमीटर करंट 0 शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर के इस साइड का पोटेंशियल या EMF दिख रहा है, और इस साइड का पोटेंशियल या EMF, ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं किसी भी जगह करंट 0 होने की एक ही कंडीशन होती है, और करंट कब 0 होती है? जब आप देखेंगे कि आपके दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल या EMF कैसे हो जाए? सेम या इक्वल। ठीक,
क्या ये दोनों पॉइंट जो मैंने लगाए नजर आ रहे हैं? गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड पे वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बैटरी, इन दोनों के पोटेंशियल्स या ईएमएफ जो भी हो वो कैसे हो, एग्जैक्टली सेम हो। ना तो करंट इससे चल के उधर को जाए और ना जॉकी से चल के इधर को आए। तो क्या इतना हिस्सा समझ में आ जाता है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अगर इतना समझ में आता है तो बस इसी में लिख दो एक लाइन में। दो छोटी छोटी बातें बताएंगे। पहले तो एक चीज ये बता दिएगा, नीचे आप बताइएगा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मैं तो उसको डिफाइन कर दूं एक लाइन में। इसमें आप बताएंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर is called potential gradient per unit length of potentiometer wire is called potential gradient। ठीक है, के से लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। पिछली बार क्या के से लिखा था, कुछ और लिखा था? चलो के से लिखा रहे हैं तो बाद में बदल लेना। नीचे बता देंगे पोटेंशियल है के से, बस लिख दो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर वी अपॉन है, और एल ध्यान रखना, कैपिटल रखना, कैपिटल मतलब टोटल लेंथ। के इज इक्वल्स टू के अपॉन एल, और इसलिए मैं बिल्कुल साफ लिख देता हूं, कौन सा एल? वोल्ट पर मीटर। हाँ वो करना पड़ता है ना, नहीं कैसे काम चलेगा। मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब खास चीज पे प्रिंसिपल इसका एक ही लाइन का है, अगर आपने इस फिगर को ध्यान से देख लिया है तो। और प्रिंसिपल इसका क्या कह रहा है, फिर से रिपीट कर दूंगा एक लाइन में। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो आपका डिफरेंस है वो कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर के इधर बैटरी का ईएमएफ और गैल्वेनोमीटर के उधर इस तार का वोल्टेज दोनों होने चाहिए बिल्कुल बराबर। दिख गए? तो बस नीचे से आप बता देंगे फॉर, अब कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को जूम कर दिया फिगर, अब मत कहना आप समझ नहीं आ रहा। आप नीचे चले आइएगा, नीचे आप बताएंगे फॉर द नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। नीचे आप पढ़िएगा फॉर द नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। नल डिफ्लेक्शन कंडीशन में चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, इससे क्या है आपको आसानी रहेगी। और नल डिफ्लेक्शन कंडीशन में आप लिख देंगे ईएमएफ ऑफ सेल बराबर, और चेक कर लें, यही मैं दिखा रहा था अभी, तो बार बार दिखाता रहूंगा कि जो कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने आर पार ये बराबर का निशान लगा दिया था कि इधर का ईएमएफ और उधर का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस होने चाहिए। तो क्या लिख दिया मैंने, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ वायर ही लिख दे, अब इतना कौन लिखेगा पोटेंशियोमीटर वायर ठीक है। क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना? अब एक सिंबल का काम, बस कहानी खत्म हो गई। ईएमएफ ऑफ सेल को हम लिखेंगे ई बराबर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन इक्विलिब्रियम लेंथ। इस इक्विलिब्रियम लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वायर में, इतने वायर में, इतने वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि यही बैलेंस कर रहे हो ना, इतने डिस्टेंस इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और बराबर कहा क्या आ रहा है ईएमएफ के, तो ईएमएफ तो ई हो गया, इतनी लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नहीं मिल रहा? अरे फिर से जाओ ना, देखो ध्यान दो, तीसरी क्लास की कैलकुलेशन करो, इधर देखो क्या था, पर यूनिट लेंथ का मालूम है, 1 मीटर का कितना है के, तो ये लेंथ कितनी है, इसलिए कहा उसमें कुछ है ही नहीं, मैं लिख दूंगा खत्म ही हो जाएगा, इसलिए समझा रहा हूँ।
तो लिखने में तो कुछ आएगा ही ना, लिखोगे क्या? लिखने में तो बस इतना लिखना है, ई बराबर खत्म। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया? तभी तो मैं दिखा दिया। KL कैसे हो गया कि भैया 1 मीटर का K था तो इतने डिस्टेंस का कितना होगा KL, बस हो गया। ज्यादा हो तो उसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू रख के, या कह दोगे और E बराबर आप कह देंगे K की वैल्यू रख दोगे V/L डॉट L, बस वो तो मनोरंजन है, इससे कोई मतलब थोड़ा है। मेन तो ये हो गया खत्म। बस तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है, कैसे आसानी से आप EMF निकाल सकते हैं किसी भी सेल का। और सबसे खास बात, अब इस बेसिस पे हमारे 2 एक्सपेरिमेंट आएंगे और बड़े आराम से अगले टर्न में आपके एंड हो जाएंगे। वो एक्सपेरिमेंट भी आपसे कई बार ऑलरेडी हमने कहा एग्जामिनेशन में आज गए, या तो कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल के लिए, और या फिर किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो आप संडे को दें टेस्ट, जिससे आपका थोड़ा पिछला तैयार होता जाए, और मंडे को हम लगभग इस चैप्टर को थ्योरेटिकली एंड पे पहुंचा देंगे। फिर न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। इससे ये होगा कम से कम आपका 15-17 नंबर का पोर्शन मैं मान के चलूँगा कि आप कवर अप करके रख देंगे। क्योंकि अब आप जो सेकंड बुक उठाएंगे उसमें एक फ़ायदा है, सेकंड बुक छोटी है, सिंपल है, जल्दी हो जाएगी, और सीधे सीधे तकरीबन 38-40 नंबर की हो जाती है। मतलब समझ में आ रहा? अगर हमने वेव ऑप्टिक्स और वो अपने 3 पुराने वाले चैप्टर जल्दी जल्दी रिपीट कर लिए, एटम न्यूक्लियाई वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक पढ़ लिया हमने कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर का छोटा टॉपिक, तकरीबन 30-35 नंबर का हो जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर। टोटल कर दोगे तो 50 नंबर खत्म, यानी लगभग लगने लगेगा कि हम अपन एंड पे आ गए। इसलिए मैंने अवेयर किया है, थोड़ा सा यहाँ से सतर्कता पूर्वक जाइएगा, ठीक है ना। चले लास्ट आपकी एक अटेंडेंस ले लेते हैं, और अटेंडेंस के नाम पर हम क्या करें। और श्वेता सिंह तुम कहाँ गई थी भाई? शादी में किसकी शादी कराया है? कजिन की थी। कहाँ थी? यहीं पर पिंटू पार्क में। अरे पिंटू पार्क जाने में इतने दिन लगे? नहीं मतलब फिर इधर थी तो सिटी सेंटर पे। और ये भी भदौरिया ही है मुझे लग रहा है, सिकरवार। अच्छा सिकरवार हो रहे ना। तो हाँ रहने की हमको सिकरवार कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, ठाकुरों की विभिन्न प्रजातियों के अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। जब भदौरिया कहाँ मिलेंगे, बोले भाई साहब मॉडर्न मिलेंगे, नहीं तो फिर फूक मिलेंगे इटावा के आसपास। सिकरवार कहाँ मिलेंगे, बोले है ना। हैं क्या? जिस दिन बोर्ड का पेपर था मैथ्स का, तो पहले दिन ही सर थे, वो भी सर हमारे लिए थे। है ना। डूमर कहाँ मिलेंगे तो आज समझ जाता है, पूर्सा, अम्बा, ज़्यादातर 90% वही होंगे। सेंगर है जो जालौन के आसपास होंगे, उमरई, जालौन, कालपी, यही इनकी बेल्ट है। सब अपने अपने क्षेत्र के सरदार रहे हैं ना, एक्चुअली उसके पीछे रीज़न है। सबकी अपना अपना हम कहते हैं एम्पायर रहा है किसी जमाने में। अब कुछ नहीं देंगे, अब तो ऐसे ही हो गए हैं। चलो आस्था भदौरिया, इसको प्रेजेंट करते हैं। अभिनव सिंगर गायब मान लें, है ना। आकांक्षा मौजूद है, और आकांक्षा मैंने एब्सेंट कर दिया गलती से। चलो आकाश कुमार नहीं है, और कौन है? अमन शर्मा प्रेजेंट। अमीशा नहीं है। इसके बाद अनमोल सिंह प्रेजेंट है। अनुष्का तोमर बैठी हुई है। नयन अर्पित शर्मा नहीं के, हाँ। आयुषी पाल, दिव्या और काव्यश्री नहीं है। खुशी सिंगर होगी, कुशाग्र शर्मा, कुसुम नहीं होगी। इसके बाद नैन्सी, नम्रता और सौरभ। और प्रियंका शर्मा तो बीच में है ही, ठीक है। और सौरभ सिंह तुम गायब हो जाते हो यार, कहाँ गए थे, कहाँ तुम? कभी आ जाते हो, कभी गायब हो जाते हो। थोड़ा सा क्लास रेगुलर लोगड़ा है ना, रिवीजन मत मान के छोड़ दो। चलो और कौन है? श्वेता सिकरवार आज प्रेजेंट है। स्नेहा दीक्षित फिर गायब कर दूं। सूरज बेचारा आज अस्त हो चुका है ना।
तनुष्का सिंह मौजूद है और युवराज सिंह भदौरिया अपना राजपाट संभालने में। मेरे बेच में कितने सारे भदौरिया हैं, देखोगे ऐसा लगता है कि भदौरिया एंड कंपनी हो गई है अपनी। देखो शुरू से आस्था भदौरिया या आकांक्षा भदौरिया है, और कौन है इनमें से? दो नेहा भदौरिया। दो नेहा भदौरिया, ठीक है। एक युवराज सिंह भदौरिया लो। चले थैंक यू सर। ओके। और आज आई नहीं, घर से ही क्लास लेती रही? सर से पेट दर्द हो रहा था इसलिए अच्छा। नहीं आई